नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो मैं आशा करता हूं कि आपने लेसन 6 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा, जो हमने लाइन बाय लाइन समझा है। और इसी प्रकार हम ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे। और ये वीडियो आपको हर बार बताया जाता है कि स्पेशल डिजाइन किए गए हैं साथी अध्यापकगण के लिए व सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। तो हमने एक चीज पढ़ा था, मैं पिछला आपको रिवाइज करवाता हूँ कि हमने एक चीज पढ़ी थी पिछले, कि धातु चमकदार होती है। बस एक ही बात बताऊंगा कि धातु क्या होती है, चमकदार होती है। ये चीज आपको याद की थी, आपको याद होगी। और लेकिन ध्यान रखना कि जो चमकदार होती है ना, वो सारी चीज धातुएं नहीं होती। ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, जैसे आप कोई भी धातु उठा लीजिए, अगर आप उसको देखेंगे क्या मिलेगी, वो चमकदार मिलेगी। लेकिन जो सारी चमकदार चीजें है ना, कुछ चीजें हम क्या करेंगे, ये एक चीज थी हमने पॉलिश करके इसको चमकदार बना दिया, तो ये धातु थोड़ी होगी, ये धातु नहीं होगी। तो आपको बात समझ में आई कि धातु चमकदार होती है, लेकिन सारी चमकती हुई चीजें धातु नहीं होती। ये चीज आपने एक विशेषता पढ़ ली कि धातु क्या होती है, चमकदार होती है। पिछले जो आपका अध्याय था उसमें याद करने लायक बात जो आपके आगे काम आएगी। जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है। क्यों? ठीक है, जब भी कुछ अन्य सामग्री जैसे रबड़ है आसानी से दबाया जा सकता है। इसने कहा कि जब आप किसी चीज को प्रेस करते हैं ना, तो पत्थर आप ले लीजिए, प्रेस नहीं कर पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। लेकिन रबड़ वगैरह और चीज है जो सॉफ्ट चीज है, उसको आप दबा देंगे। एक धातु की चाबी लें और उसे लकड़ी के टुकड़े, एल्युमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक, किसी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोची जा सकती है? उसने कहा कि आपको क्या करना है, एक चाबी लेनी है, तो उससे जो दूसरी चीजें ना, कोई आपने साबुन ले ली, कोई मोम ले लिया, कोई प्लास्टिक की चीज ले ली, कोई कुछ ले लिया, उसको खुर्च के देखना है। तो आप देखेंगे कि कुछ चीजों को आप आसानी से खुर्च सकते हैं और कुछ चीज आप खुर्च ही नहीं पाएंगे और कुछ में आपको टाइम लगेगा। जिन सामग्रियों को आसानी से दबाकर या खरोचा जा सकता है वे वस्तुएं नरम कहलाती हैं, और जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोचना कठिन होता है वे कठोर होती है। कठिन और कठोर में आप नरम और कठोर में आप क्या फैसला कर लेंगे, कौन सी नरम है और कौन सी कठोर है? जिन चीजों को हम आसानी से दबा सकते हैं या खरोच कर सकते हैं, आपकी नरम है, और जिन चीजों को हम आसानी से दबा नहीं सकते और खरोच नहीं सकते, वो आपकी कठोर है। ये फैसला हो गया। बिल्कुल सुलेमान जी, ये फैसला हो चुका है। तथापि यह गुण सापेक्ष है। ठीक है, कि उदाहरण के लिए रबर स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है भी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी हुई। हाँ, ये चीज आ गई कि दबाने से क्या हुआ, खरोचना कठिन होता है, कठोर होती है। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबड़ स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। सापेक्ष मतलब अगर कोई चीज उससे कठोर है ना, तो ये आपकी बढ़ती जाएगी कठोरता से भी। ठीक है, कि हम चीजें देख सकते हैं कि जो जितना ज्यादा आसानी से दबा सकते हैं। ये देखिए आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, सापेक्ष का आपको शायद मतलब समझ में नहीं आएगा। कि जैसे ये चीज है ए बी सी, ठीक है, ये आपकी बिल्कुल क्या है, नरम है। इसको आपने आसानी से दबा दिया, इसको दबाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा ज्यादा लगा टाइम खरोचने में। ठीक है, और इसीलिए आपको दबा ही नहीं पाए। इसका मतलब सबसे ज्यादा नरम कौन सी है आपकी, सबसे ज्यादा नरम ए है, उससे ये इससे नरम है, ये बोलते सापेक्षता भी। ये आपस में इस प्रकार से मैच करते, इसलिए बता रहा कि स्पंज क्या रबड़ से तो सख्त है, लेकिन लोहे से क्या है, वो नरम है, मुलायम है। आपको ये चीज समझानी थी। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब ईंट बता दीजिए, कठोर। जल की बोतल कैसी होती है आपकी, तकिया, गिलास, मेज, स्वेटर, कोई अन्य चीज। ठीक है, पकी हुई मिट्टी भी। सामग्री इसमें क्या यूज हुई आप बता देना। जल की बोतल में प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक यूज हुआ। वैसे आप अगर बोतल को देखेंगे ना, तो बोतल को तो आप प्रेस कर देंगे भी, लेकिन जब वो बोतल प्रेस होने के बाद उसको नहीं कर पाएंगे, तो ये आप देखना भी। तकिया प्रेस कर देंगे, गिलास आपसे प्रेस नहीं होगा, मेज प्रेस नहीं होगा, स्वेटर आपकी प्रेस हो जाएगी। कोई अन्य चीज आप यहाँ लिख सकते हैं सामग्री। तकिया आपका जो रुई वगैरह आपका वो आएगा, गिलास में आपका मेटल आ सकती है, मेज में मेटल आ सकती है, स्वेटर में आपका ये आपकी ऊन वगैरह यूज होंगी।
तालिका 6.3 में उल्लेखित वस्तुओं को एक एक करके देखना कि ये वस्तु कठोर है या नरम, पता लगाए कि किस सामग्री से बनी हुई है। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिख देना। भी आप देख लेना खुद से इन चीज को कि किससे बनी हुई है, ये लिख देना कठोर है या नरम है, और किस चीज से बनी हुई ये चीजें आप यहाँ से लिखनी है। भी अब अपने अवलोकन अपने मित्रों के साथ कीजिए। भी जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज कठोर लगे, हो सकता है कि आपका अवलोकन अलग हो सकता है। अपने मित्र के साथ मैच कर लेना, क्या उसको चीज कोई नरम लगी या फिर कठोर लगी। भी अंतर हो दोनों में। आपने सीखा कि सामग्री में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक और कठोरता, कोमलता, आकार और रंग। ये चीज आपकी अलग अलग होगी कि अलग अलग चीजों में अलग अलग गुण हो सकते हैं। उनमें चमक हो सकती है या नहीं हो सकती, कम ज्यादा चमक हो सकती है, कठोरता अलग अलग हो सकती है, कोमलता, आकार, रंग। क्या आप इन सामग्रियों द्वारा प्रसिद्ध किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए जानिए। भी इन गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया। क्या अब हम और गुण भी होते हैं सामग्रियों में, तो हम देखते हैं और क्या बच गया। भी आप दिमाग चलाते रहे। भी उन सामग्रियों का पता लगाया जिनके आर पार हम देख सकते हैं और सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। अब आपने देखा कुछ ऐसी सामग्री होती है जिनके आर पार हम देख सकते, जैसे शीशा है, आपका आर पार देख सकते हैं। ये दीवार है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते। ये सामग्री देखिए क और ख, दीवार है नहीं देख सकते, ख नहीं देख सकते, पेड़ के आर पार। ग ये शीशा लगा हुआ देख सकते हैं, ये आपका दरवाजा, इसमें देख सकते हैं। डायग्राम आपका दिखाया गया है। गुलन, शीत और सारा ने अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। वही आपके दोस्तों की बात है तीनों की, कि वो तीनों लुका छिपी खेल रहे हैं। वो दीवार के पीछे छुप जाता है, शीत बगीचे में पेड़ के नीचे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रोस्टेड कांच की दरवाजे की तरह धुंधली होती है। धुंधली क्या होती है? होती इसके पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई कांच की खिड़की के पीछे यह शुभ देखा जा सकता है। ठीक है, होते हुए सब देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोपेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण जिनके आर पार हम देख सकते हो, क्या आपकी पारदर्शी है। गुलन, शीत और सारण छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? भी ठीक, आप सोचे कि क्या ऐसा संभव हो कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता था? बिल्कुल वो देख सकता था, क्योंकि उसके आर पार देखा जा सकता था। ये देखिए भी इन्होंने क्यों चुना। भी ये सारी चीजें हैं। भी ठीक है, ये देख सकता है सब कुछ। ये यहाँ दीवार के पीछे दिखाई ना दे। ठीक है, दो बच्चे उधर हैं, ये इसके आस पास, ये धुंधला है, यहाँ से आपको बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखेगा। भी अधिकांश सामग्रियां ऐसी होती है जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। जिनके अंदर से प्रकाश गुजर जाए वो पारदर्शी, और जिनके अंदर से जिनके अंदर से आप देख, ये भी बात सही, प्रकाश गुजर जाए तो पारदर्शी है, न गुजरे तो अपारदर्शी। ठीक है, जैसे लकड़ी, गत्ता, धातु अपारदर्शी के उदाहरण है। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उनको पारभासी कहते हैं। तीसरा कौन सा? पारभासी। भी पारभासी मतलब कि न तो हमें उनके आस पास स्पष्ट डाटा में पूरा दिखाई देता न अधूरा, उनके बीच में से हम देखने पर धुंधला आपको दिखाई देता है। वो आपकी जैसे बटर पेपर है, फ्रोस्टेड कांच, पारभासी सामग्री के उदाहरण है। चित्र 6.5 को देखें। गुलन, कह, शीत, ख और गह, शीत, गह द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति की पहचान करें। तो अब तो आप पहचान कर देंगे, आपको पारदर्शी अपारदर्शी का पता लग गया। और एक कौन सा था आपका? पारभासी। तो ये आपको लिखना है कि कौन सी इसमें पारदर्शी है, कौन सी आपकी पारभासी है। ठीक है, बटर पेपर आपको बता दिया पारभासी। रबड़ की आर पार आप नहीं देख सकते। खिड़की का कांच, लकड़ी का अपारदर्शी, पारदर्शी। फ्रोस्टेड कांच धुंधला दिखाई देगा, पारभासी है। कांच का गिलास, अब कांच का गिलास देखिए, वैसे तो आप साफ देख सकते हैं, ये पारदर्शी में आपका शामिल होगा। भी क्या जल पारदर्शी है और इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? पारदर्शी है जल आपका, हम देख सकते हैं, लेकिन जब इसमें बहुत सारी चीजें मिलाया कर देंगे ना, मिक्स कर देंगे, तो हम इसके आर पार नहीं देख पाएंगे, तो इसको अपारदर्शी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर चीजों का नाम लिख देंगे। अब है कि जल में क्या घुलनशील है और क्या नहीं, कि जल में आप क्या मिला सकते हैं जो पूरी तरह से घुल जाए और क्या नहीं। तो उसके आधार पे भी हम मटेरियल को क्या करेंगे, एक नई कैटेगरी हमने पढ़ ली, पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी, 3 टाइप होते हैं। भी
तब है आपका कि जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं। शाम को जब घुलन खेलकर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था भी, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की मां ने 1 गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और यह शिकंजी पिलाई ताकि उसकी थकान उतर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप, ये कोई नुस्खा दे रखा है कि गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी पिलाई, मतलब शिकंजी बनाई भी। घुलन ने देखा कि उसकी मां जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गई भी। उसने देखा कि जैसे ये था भी आपका, ये आपकी चीनी है, ठीक है। तो इसने जब चीनी मिलाई ना, तो चीनी डाली तो उसे दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि चीनी गायब हो गई, सिर्फ चम्मच चम्मच दिखाई गई। अब चीनी कहाँ गई भी? ठीक, आइए पता लगाते हैं कि सरल प्रक्रिया में जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल मिलाते हैं कैसे व्यवहार करते हैं। चीनी कहाँ गई? मिलाई जब स्टार्टिंग में डाली तो दिखाई दी, कांच का गिलास था, अब उसने चीनी मिलाते गई, अब चीनी गायब हो गई, तो चीनी कहाँ जाती है भी? आपको ये जवाब देना है। चीजें क्लियर हुई आपकी? कुछ मात्रा में चीनी, नमक और चॉक पाउडर, रेत, बुरादा इकट्ठा करें, 5 गिलास ले और उनमें लगभग 2/3 जल भरेगी। तो ये आपको चीज करना है। कुछ मात्रा में आपको ये सारी चीजें ले लेनी है। पहले गिलास में 1 चीनी चम्मच, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में रेत और 5वें गिलास में बुरादा डालना। आपको 5 गिलास लेने हैं, 500 में थोड़ा थोड़ा डालना है। पूरा अनुमान लगाएं कि प्रत्येक, पूरा अनुमान मतलब पहले अंदाजा लगाएं कि क्या होने वाला है, प्रत्येक स्टेप बोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, अंदाजा लगाते हैं। पानी, चीनी घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, शायद रेत भी नहीं घुलेगा और बुरादा भी नहीं घुलेगा। ये हमारा पूर्व अनुमान है। पूर्व अनुमान मतलब वो चीज सही भी हो सकती है और गलत भी, जरूरी नहीं कि सही हो जाएगी। तो चलिए भी, प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच आप मिला दीजिए। कुछ मिनट प्रतीक्षा कर देखिए क्या होता है घोलने के बाद। जल में दृश्य हो जाएगा या जल में नहीं होगा भी। तो आपको लिखना है कि आपने कहा जो अंदाजा लगाया वो, और मुझे नहीं पता, आप घर पे जरूर चेक करेंगे। चीनी तो जल में दृश्य हो जाएगा भी, यस कर देते हैं। नमक यस, चॉक पाउडर नहीं, रेत नहीं, बुरादा नहीं, कोई अन्य चीज लिख लेना आपको लगे तो। और यहाँ पे आप देख लेना कि अदृश्य हुआ या नहीं हुआ भी, फिर मैच कर लेना कि जो आपने अंदाजा लगाया था वो सही था या गलत था। आप देखते कुछ सामग्रियां जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती है। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? घुलनसार। जो चीज जल में क्या होती है? पूरी तरह से घुल जाती है, उसको हम घुलनशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुलनशील बोलते हैं। कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती, मतलब वो गायब नहीं होती। तो ये सामग्रियां अघुलनशील है। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी सामग्रियों को हमारे शरीर में ट्रांसफर कराता है, खुद में मिला लेता है, और जिस सामग्री की जहां पे जरूरत होती है उसको वहां ले जाके छोड़ देता है। जल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी। ठीक है, जो आपको जल में घोलने पर जो सामग्री अदृश्य हो गई वो घुलनशील है, जो नहीं हुई वो अघुलनशील है। ये चीज आपको पता लगा अभी। क्या जो कुछ भी जल में डालते हुए अदृश्य हो जाता है, अदृश्य नहीं होता तो वो कहाँ जाता है? ये क्वेश्चन आपका बनता है। ये जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। अब आप मुझे बताता है कि स्थान गया कहाँ? क्योंकि जो पानी के जो कण होते हैं ना, जो कण होते हैं इस प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं? इस प्रकार से आपके कण होते हैं एक दूसरे से, इनके बीच में जगह होती है। जब हम चीनी हमने डाल ली, मान लें कि चीनी के कण है, ये हमने डाल ली, ठीक है। ये डालने के बाद क्या हुआ कि ये तो बिल्कुल इतने बारीक हो जाएंगे कि यहाँ पे ये फिक्स हो जाएंगे, पानी भी उतना ही रहेगा और आपका जल की ये मात्रा भी नहीं बढ़ेगी और ये अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल बारीक ये हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस भी, जो इनके बीच में होते हैं, कणों के बीच में भी। WR4 वाला घोल बना लोगे क्या? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी।
और रिहाइड्रेशन, जब आपका पानी की कमी हो जाती है तो रिहाइड्रेशन करते हैं, दोबारा से हाइड्रेशन करते हैं, उस सॉल्यूशन को नाम दिया ओआरएस। का उपयोग दस्त और अन्य रोगों के कारण पानी की कमी के उपचार के लिए किया जाता है। ओआरएस पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बाजार में उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि ये उपलब्ध है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक घर पर ही ओआरएस तैयार किया जा सकता है। आपको क्या करना है कि अगर ओआरएस नहीं है ना आपके पास, तो क्या करना है आपको कि ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ओआरएस तैयार किया जा सकता है। 1 लीटर आपको पानी उबालना है, उसमें 6 चम्मच चीनी मिलानी है आपको और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही आप ओआरएस तैयार कर सकते हैं। क्या तेल, सिरका, शहद जैसे जल में घुल पाएंगे? आइए पता लगाइए। जल में विद्यमान गैसों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जो जल में जो गैसें हैं ना, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जल में ऑक्सीजन है, बाकी सब कई प्रकार की गैसें आपकी पाई जाती हैं। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते और कुछ समय के लिए रख देने पर अलग परत बना लेते हैं। इस प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है, अन्य नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है और यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसने कहा देखिए, कुछ अगर हम द्रव पदार्थों की बात करें तो कुछ तो जल में मिल जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जल में नहीं मिलेंगे और जल से अलग रहेंगे। जैसे जल में आप तेल डालोगे ना तो जल से क्या रहेगा? अलग रहेगा। दूध है, दूध आप मिलाइए वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। और कुछ ऐसे ही कुछ आपकी गैसें होती है, कुछ जो जल में कुछ घुल जाती है और कुछ नहीं घुल जाती। जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस है, वो जल में मिल जाती है, जैसे मछलियां वगैरह, वो वहां से क्या है? ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन तो वो प्राप्त करती जो जल में मिली हुई है। कितना भारी या कितना हल्का? भी 3 कागज के एक जैसे कप कटोरे ले ली, प्रत्येक कप को सामग्री से आधा भरे, एक कप में जल भरे और कह रूप से चिन्हित करे, दूसरा रेत से भरे, इससे कह रूप में चिन्हित करे और तीसरा कंकड़ से भरे गैर रूप में भरे। तीनों को आपको भर लिया। एक आपको आधा कटोरी भरना है, एक में क्या भरना है? रेत भरना है, एक में आपको कप में जल भरना है और एक में आपको कंकड़ भरने। क्या क्या आपने बना लिए? पूर्णा लगाएंगे कौन सा भारी होगा कौन सा हल्का होगा। भी देखिए, ये आपने 3 कप ले लिए, ये ले लिए भी कटोरे, एक में आपने पानी भर दिया, एक में आपने रेत भर दिया, एक में आपने कंकड़ भर दी, इसको क मान लिया, इसको ख मान लिया, इसको ग मान लिया। तो आप वजन चेक करके देखना भी, ठीक है। प्रत्येक कप का तराजू का उपयोग करके उसका वजन कीजिए, उसमें दर्शाई गई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखे, आंकड़ों की तुलना कर निष्कर्ष निकाले कौन सा भारी या हल्का होगा। क्रियाकलाप 6 पॉइंट हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप के किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो। क्या हो? आयतन समान हो तो उसका क्या नापते हैं? द्रव्यमान। भार चेक करते हैं कि कौन सी चीज भारी है और कौन सी हल्की भी, ठीक है। द्रव्यमान बराबर करने का मतलब क्या है? आपको आयतन बराबर करने का मतलब कि आपको सेम चीज यूज करनी है। कैसे पता लगेगा कि आपको कोई चीज ये पता लगनी है कि कौन सी चीज भारी है? तो आपका सेम अमाउंट में वो चीज होनी चाहिए। 1 कप पानी, 1 कप शहद, 1 कप आप तेल ले लीजिए, पेट्रोल, डीजल, तो उनकी मात्रा बराबर। तो मात्रा बराबर, इसका मतलब उनका क्या हो गया? आपने आयतन बराबर कर दिया। अब हम उनका वेट चेक करेंगे और ये पता लगाएंगे कौन सी भारी है कौन सी हल्की है। चीजें आपकी क्लियर हुई? जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन समान हो। तो आयतन समान आपका होना चाहिए। आयतन समान मतलब जो मात्रा ली है आपकी वो बराबर आपकी होनी चाहिए। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार और उनके विषय में और अधिक समझा लेंगे भी। आप अभी इतना याद रखिए कि द्रव्यमान क्या होता है? भार होता है। और किसी चीज का द्रव्यमान हमें बस ये चेक करते हैं किसका द्रव्यमान ज्यादा है किसका कम है, तो हमें वो बिल्कुल सेम अमाउंट में लेनी होगी। आपको गेहूं, चने या फिर आपकी गवार, ये देखना कि कौन सा भरता आपको सेम अमाउंट में लेना पड़ेगा, सेम मात्रा में। फिर आपको बारी बारी उसको चेक कर लेंगे कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। अब है आपका स्थान और आयतन में। अगले दिन शिक्षिका विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करती है। सभी
खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, वह अभिवादन स्वीकार करती है और विशेष प्रयोजन से कहती है कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएंगे। ठीक है, सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते हुए कि जहां बैठना था वहां तो उन्होंने बैग रख दिया, अब बैठेंगे कैसे। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती आप बैठ क्यों नहीं रहे। विद्यार्थी जवाब देते बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर दिया है। बातचीत जारी रखते हुए दो विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती है और उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रम से गिलास में पानी के डालने के लिए कहती है। उसने कहा, बच्चों ने बता दिया मैडम जहां बैठना था वहां तो क्या है बैग रखा हुआ, बैग ने वो स्थान ले लिया, अब हम कहाँ बैठे। फिर वो कहती है कि 2 कांच की गिलास देती है कि जो अपनी बोतल में पानी हो यहाँ डाल दीजिए, बीच में डाल दीजिए कांच के गिलासों में, और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रम से गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि कांच का जो गिलास था जल से आधा भर जाता है जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। ये देखिए इस प्रकार से गिलास भर जाते, अलग अलग स्टाइल वाले कि जब उन्होंने पानी डाला ना तो इस प्रकार का गिलास आ गया, एक आधा भरा हुआ था एक पूरा भरा हुआ था। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है भी। मैडम विद्या ने विस्तारपूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है, प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, क्योंकि इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है, इसलिए अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे हुए जल की तुलना में कम है, कि इसने जो स्थान घेरा है ना वो कम है, तो इसका मतलब उसमें जो जल की मात्रा क्या है कम है। जो जितना ज्यादा स्थान घेरेगा वो उसकी मात्रा उतनी ज्यादा अधिक होगी। मात्रा दूसरे जल में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है, जो जितना ज्यादा स्थान घेरेगा उतना ज्यादा उसमें आयतन होगा। ठीक है, मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, अब मुझे इसका कारण समझ में आया भी कि जग का पूरा पानी भी। अब देख इसने कहा ये क्वेश्चन, ये लड़की भी ये इस पूरा पानी इस बोतल में नहीं आया क्योंकि ये इस पानी का आयतन क्या था ज्यादा था। जग का आयतन क्या था ज्यादा था, इसका आयतन कम था, इसलिए ये पानी पूरा नहीं आया इसमें। आपको आगे बात समझ में। आयतन का मतलब है उसने कितना स्थान घेर रखा है। अगर इसने आयतन ज्यादा है तो इसने स्थान, वो हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं आयतन अवेश को। आयतन का मतलब है कि उस चीज ने कितना स्थान घेर रखा है, तो यहाँ आयतन ज्यादा है और ये कम है। आपने दोनों अलग अलग प्रकार की पीने की जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी। आपने देखा कि बोतलों की मात्रा के रूप में 1 लीटर 500 ml 200 ml इत्यादि लिखा होता है। यह बोतलें जल के आयतन को दर्शाता है कि उसमें कितना जल आया, मतलब कितना स्थान जल घेरेगा। पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 ml का लेबल लगा होता है जो आपको आयतन दर्शाता है कि इसमें कितना जल आएगा, 500 ml आएगा तो 500 ml। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आप क्या कर सकते हैं कि इस जल को इस बोतल को भर के आपके घर में जो गिलास है उसमें डाल देना, 500 ml हो जाएगा। तो उस गिलास पे क्या कर देना, आप मार्क कर लेना कि इसमें यहां तक 500 ml आता है। तो इस प्रकार आप नाप बना सकते हैं अलग से भी घर पर। अब आपको वस्तुओं के गुणों के बारे में जानते तथा कि सभी वस्तुओं में सॉरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो अब आप सभी वस्तुओं के गुणों के बारे में जानते थे ताकि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्वान नहीं होते भी। सभी चीजों में सभी गुण नहीं, तो किसी में चमक नहीं होती, किसी में रंग नहीं होता, किसी में शेप नहीं होती। तो इस प्रकार अलग अलग चीजों में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग वस्तुओं में। तो कल हम पढ़ेंगे द्रव क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 जरूर देखें, प्लेलिस्ट आपकी बिल्कुल बना दी गई है पार्ट वाइज पार्ट, और आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाए जा रहे हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।